नमस्कार दर्शकों, 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस शायद अब तक के इतिहास में महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। 288 में से 230 सीटों पर उनके और उनके सहयोगी पार्टियों के जो विधायक हैं वो चुनकर आए थे और इस नई और मजबूत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। उस समय सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस खुद और उनके मंत्रिमंडल में शामिल तमाम नेताओं ने अगले 100 दिनों का रोड मैप जारी किया। इसे लेकर कई सारे बयान दिए गए जो बार बार सुर्खियों में बनी रही। लेकिन अब 100 दिनों के बाद महाराष्ट्र की सच्चाई क्या है? महाराष्ट्र में क्या बदलाव हुए हैं? क्या जो वादे किए गए थे उसके अनुसार क्या ये मजबूत सरकार चल रही है, या जो 100 दिनों में हालात और परिस्थिति महाराष्ट्र में हुई है वो दर्शाती है कि आने वाले 5 साल देवेंद्र फडणवीस के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लगातार कई सारे वीडियोस करते हैं जिसमें हम इसी तरह के एक्सप्लेनर्स आपके सामने लाते रहते हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि 100 दिनों में ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों के लिए देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ सकती है, तो आज के इस वीडियो में आपको कई सारे उदाहरण देने वाला हूं। ये उदाहरण एक तरीके से आप इसे एक ब्यौरा भी समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के जो पहले 100 दिन थे, मजबूत महाराष्ट्र सरकार के जो पहले 100 दिन थे वो कैसे थे। और शायद जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना था वो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के 3-4 दिनों के भीतर ही पहली ऐसी घटना हुई जिसने उनकी परेशानी बढ़ा दी। 9 दिसंबर की यह घटना है, महाराष्ट्र के बीड की यह घटना है, जहां पर एक जो सरपंच हैं संतोष देशमुख, उनकी हत्या की जाती है। और हत्या ही नहीं बल्कि बहुत ही निगृण हत्या ये की जाती है, और इसकी जो तस्वीरें और इसके जो जानकारी सामने आती है वो परेशान करने वाली होती है। जो ये हत्या होती है उसमें एक शख्स का नाम सामने आता है वाल्मीकि कराड, और वाल्मीकि कराड करीबी होते हैं धनंजय मुंडे के, जो देवेंद्र फडणवीस के मंत्री रहते हैं। ऐसे में शायद शुरुआत से ही बीड ने महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की परेशानी थी वो बढ़ा दी थी, क्योंकि एक मंत्री के बेहद ही करीबी रहे शख्स की ओर से और उनके साथ में मौजूद जो उनके दूसरे सहयोगी थे, उन्होंने एक सरपंच की हत्या की थी, और सरपंच भी वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। इसे लेकर लगातार हंगामा बनता रहा। लगभग 3 महीनों तक देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ती रही। पुलिस से संबंधित कई सारी जानकारी सामने आती रही, वाल्मीकि कराड से संबंधित कई सारी जानकारी सामने आती रही, और एक तरीके से जो बीड है उसकी तुलना बिहार से की जाने लगी, उत्तर प्रदेश से की जाने लगी। यानी वहाँ पर जिस तरह की हिंसा होती है उस तरह की हिंसा से महाराष्ट्र के बीड के इस हिंसा की तुलना की जाने लगी। देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार के लिए ये शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा जो टेस्टिंग और उनकी जो परेशानी बढ़ाई थी वो इसी की वजह से बढ़ी थी। और इसमें बाद में जिस तरह की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए उसके बाद धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, 100 दिनों के भीतर ही एक ताकतवर मंत्री जो अजित पवार गुट से आते हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ये एक अकेली घटना नहीं था, या शुरुआत की अगर बात करें ये केवल एकमात्र घटना नहीं था जिसने देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ाई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 15 दिसंबर को उनकी परेशानी एक बार फिर से बढ़ी जब सोमनाथ सूर्यवंशी, ये परभणी में एक हिंसा हुई थी, उसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, और उसी में एक थे सोमनाथ सूर्यवंशी जिनकी मौत होती है जब वो पुलिस कस्टडी में रहते हैं। इसके बाद परभणी पुलिस में ऐसे 23 और मामले और 23 एप्लीकेशन सामने आते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी के, यानी पुलिस की ओर से किस तरह से लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें हिरासत में लिया गया उनके बाद ऐसा उन्हें टॉर्चर किया गया कि लोगों की मौत हुई, जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी एक अहम नाम सामने आया था। इसने एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। अब ये एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के लिए दर्शकों परेशानी का सबब है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गृह मंत्रालय है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है।
पहली वाली घटना में भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परेशानी और सवाल उठने लगे, इस घटना के बाद तो पुलिस को लेकर ही सवाल उठने लगे। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की ये जो सरकार है, 100 दिनों के शुरुआत में ही कहीं ना कहीं वो परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी। इतना अगर काफ़ी नहीं था तो बदलापुर में जो एनकाउंटर हुआ था एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान, उससे लेकर एक नतीजा सामने आता है और एक ऑब्जर्वेशन सामने आता है कि ये जो एनकाउंटर किया गया था वो फेक एनकाउंटर था। चुनावों से ठीक पहले हुए इस एनकाउंटर को लेकर जहां विपक्ष बार बार सवाल उठाया जा रहा था विपक्ष की ओर से, तो वहीं अदालत ने इसे एक फेक एनकाउंटर कह दिया। दर्शकों, इसमें एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की इसलिए मुसीबत और परेशानी बढ़ती है क्योंकि पिछली सरकार में भी गृह मंत्री वही थे, इस सरकार में भी गृह मंत्री वही हैं, और उन्हीं के पुलिस के ऊपर एक फेक एनकाउंटर ठीक चुनाव से पहले करने का आरोप लगा। फिर से देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार जो है उसे लेकर परेशानी सामने आई और एक बार फिर से वो बैकफुट पर नजर आए। केवल ऐसे अलग अलग मामलों की जरूरत नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल के भीतर ही हमने देखा कि कैसे एक कोल्ड वॉर चल रहा था और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के जो मुख्यमंत्री पद है उससे लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में तू मैं और रस्साखींच जो है वो देखने मिल रही थी। जब महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार मिली तब पहले एकनाथ शिंदे इस नए सरकार में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, उसके बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे थे। इसे एक तरीके से ऐसा देखा जाने लगा कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उसके बावजूद ये देखा गया कि एकनाथ शिंदे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे मीटिंग्स जो खुद देवेंद्र फडणवीस ले रहे थे उसे एकनाथ शिंदे भी लेने लगे। जब कैबिनेट की बैठक देवेंद्र फडणवीस चेयर कर रहे थे, एकनाथ शिंदे उस कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे। मसलन के तौर पर अगर देवेंद्र फडणवीस ने अगले साल नासिक में होने वाले कुंभ को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक की तो उसके 2 हफ्ते बाद एकनाथ शिंदे वही बैठक करते हैं जो मुख्यमंत्री कर चुके हैं। तो इस तरह से साफ साफ जो इनका मंत्रिमंडल है उसके जो दूसरे सबसे बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस के बाद, वो खुद देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को चैलेंज करने लगे और एक बार फिर से ये परेशानी का सबब बना महाराष्ट्र के इस नए और मजबूत सरकार के लिए। हालांकि केवल एकनाथ शिंदे अकेले नहीं हैं जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ाई। हमने आपको धनंजय मुंडे के बारे में भी बताया और अभी आपको बताने वाले हैं हम नीतीश राणे के बारे में। नीतीश राणे ने भी इस सरकार की परेशानी को ना केवल बढ़ाई है बल्कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में कानून, लॉ, ऑर्डर, इसकी परिस्थिति कितनी खराब है इसका जीता जाता जो एक उदाहरण है वो कोंकण से हमें मिलता हुआ दर्शकों पिछले 100 दिनों के ही इस सरकार में देखने मिल चुका। भारत बनाम पाकिस्तान का एक मैच होता है और मालवण में उसके बाद एक मुस्लिम जो शख्स है उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है क्योंकि एक शख्स यह आरोप लगाता है कि उसने उस मुस्लिम जो आदमी है उसके बच्चे को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाते सुना। हालांकि ना ही कोई यहाँ पर उनकी ओर से सबूत पेश किया गया था, ना ही उनकी ओर से कोई जानकारी दी गई थी, ना ही इसे लेकर और कोई चश्मदीद मौजूद था। केवल एक शख्स की ओर से इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं और हम देखते हैं कि एक मुस्लिम शख्स का जो घर है उसे बुलडोज किया जाता है, उसके दुकान को बुलडोज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए तमाम नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और एक बार फिर से जो हिंदू और मुसलमान ये जो 2 कम्युनिटी खासतौर पर कोंकण में पिछले कई सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे उसके बीच में तनाव पैदा होता है। नीतीश राणे इस सब के बीच में तमाम बयान देते नजर आते हैं। कभी मटन हलाल का होना चाहिए या मल्हार का होना चाहिए इसे लेकर वो बयान देते हैं, कभी औरंगजेब को लेकर बयान देते हैं और इस सब का असर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर तो पड़ता ही है। लेकिन क्योंकि हम कोंकण की बात कर रहे हैं तो होली के समय हम देखते हैं कि रत्नागिरी में कैसे परिस्थिति खराब होती है। होली के समय सालों साल वहाँ पर जो शिमगा का एक त्यौहार मनाया जाता है, इस साल भी वो जो प्रथा है उसी के अनुसार हो रहा था, इस प्रथा को वहाँ पर ले जाया जा रहा था। लेकिन इस बीच एक बार फिर से 2 गुटों के बीच में कहासुनी होती है, कुछ नारेबाजी होती है। वो तो गनीमत रहती है कि पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन एक तनावपूर्ण शांति कोंकण में देखने नजर आता है। और इसी तरह का तनावपूर्ण शांति हमें महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर तब देखने मिलती है जब औरंगजेब का मुद्दा बड़ा बनता है। औरंगजेब का मुद्दा क्यों बड़ा बनता है? क्योंकि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद विपक्ष आक्रामक होता है। इस सब के बीच में अबू आजमी की ओर से औरंगजेब को लेकर एक बयान सामने आता है और औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र भर में बड़ा बन जाता है।
औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू होते हैं। कभी ये कहा जाता है कि औरंगजेब के कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। डी राजा महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब के कब्र को हटाने की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद ये कहते हैं। नीतीश राणे की ओर से ये कहा जाता है। इसे लेकर जब प्रदर्शन होते रहते हैं तब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की ओर से प्रदर्शन किया जाता है। वहाँ पर उनकी ओर से कुछ प्रतीकात्मक चीज़ों को जलाया जाता है इसके विरोध में, और उसी को लेकर उसमें जो चादर का जिक्र सामने आता है। उसके बाद नागपुर में हम हिंसा देखते हैं, पथराव। नागपुर में जिस तरह से दो गुटों के बीच में लड़ाई होती है, पुलिस को कहीं ना कहीं यहाँ पर हमला किया जाता है। एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति महाराष्ट्र में कैसी है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। दर्शकों, ये जो लगातार मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ उसमें अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट जो ये उदाहरण या जो इसका सीधा कनेक्शन आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार से ही मिलता है। देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा इसलिए क्योंकि अगर नागपुर की बात करें तो यहाँ पर सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से हैं, खुद गृह मंत्री हैं, और अगर उनके इलाके की परिस्थिति ऐसी है तो महाराष्ट्र के दूसरे जगहों की परिस्थिति क्या होगी। और इसमें आग में घी डालने का काम खुद देवेंद्र फडणवीस करते हैं जब उनकी ओर से ये कहा जाता है कि नागपुर में जो हिंसा हुई वो एक सोची समझी साजिश थी। फिर से सवाल उठता है कि अगर ये सोची समझी साजिश थी और आप गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र का बजट सत्र चल रहा है, तो आप इसे लेकर आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। एक बार फिर से सरकार को लेकर सवाल उठता है। और इस सब में एक और चीज़ जिसके वजह से सरकार सबसे ज़्यादा बैकफुट पर है तो वह है लाड़की बहन स्कीम। आपको याद होगा कि इस चुनावों से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले, लाड़की बहन एक गेम चेंजर था। महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे थे, कभी कभी तो 2-2 महीने के पैसे एक साथ दिए जा रहे थे। ये वादा किया गया कि सरकार में आने के बाद 1500 रुपये को बढ़ाकर दर्शकों 2100 रुपये कर दिया जाएगा। फिर कहा गया बजट पेश होने दीजिए तब किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद क्या कहा गया कि महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है और 1500 से 2100 होने में समय लगेगा। इसके बीच 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं के जो लाड़की बहन के ज़रिए उनको पैसे आ रहे थे उसके फंड को भी कम कर दिया गया, उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। ये कई नियम कानून इसे उनके सामने पेश किया गया और महिलाओं की छाटनी शुरू हो गई। तो लाड़की बहन जो वादा करके आए थे उसे भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं पिछले कम से कम पहले 100 दिनों में, और इसके वजह से जहाँ सरकार को लेकर सवाल उठ रहा है तो वहीं इस सब के बीच में किसानों ने भी परेशानी बढ़ा दी है। हर रोज़ महाराष्ट्र में 8 किसान आत्महत्या करते हैं, और ये केवल देवेंद्र फडणवीस नहीं, इसके पहले की सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, कई सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपको कैलाश नागरे जी के बारे में बताना चाहता हूँ। कैलाश नागरे विदर्भ से आते हैं। इन्हें आदर्श युवा शेतकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक ऐसे किसान थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था क्योंकि वो एक अच्छा किसान थे या एक अच्छा काम कर रहे थे बतौर किसान विदर्भ में, और ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है दूसरे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन कैलाश नागरे ने खुद आत्महत्या कर ली। सोचिए, जिस किसान को आपने आदर्श युवा शेतकरी पुरस्कार दिया था उन्होंने खुद आत्महत्या की है, और आत्महत्या करने की वजह है कि उनके आसपास के 14 गांवों में पानी नहीं पहुंचना। कई समय से वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जो कि पानी नहीं आया और सिस्टम से बार बार मांग करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला, तब न केवल उन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने वहाँ पर अपने पत्र में इन सभी चीज़ों का जिक्र तो किया और कहा कि मेरे इस बॉडी को आप तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि सारे जो डिमांड्स हैं उसे सरकार मान नहीं लेती। ये एक बार फिर से महाराष्ट्र जो शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जहाँ पर हम किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दूसरे राज्यों से यहाँ पर महिलाओं के सुरक्षित होने की बात करते हैं, उस महाराष्ट्र में अगर इस तरह के तमाम उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं ये बताते हैं कि पिछले 100 दिन महाराष्ट्र में कैसे रहे। इस सब के बीच में दर्शकों, अब ये 100 दिनों का तो मैंने आपको बात किया, लेकिन ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि आने वाले 5 साल देवेंद्र फडणवीस के लिए शायद परेशानी का सबब हो सकते हैं। ये ज़रूर सही है कि उनकी सरकार को कोई धोखा नहीं है, उनकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता जिस तरह से पिछली सरकारों को गिराया गया, लेकिन इनके सरकार के भीतर ही कई ऐसे लोग हैं जो इनके परेशानी को बढ़ा सकते हैं। एकनाथ शिंदे अब भी ताकतवर हैं, अमित शाह के करीबी हैं, और कहीं ना कहीं वो अब तक देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और अपना लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आने वाले 5 सालों तक एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार के परेशानी बढ़ा सकते हैं।
पहले से ही अजित पवार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। एक जो दूसरे कृषि मंत्री हैं उन्हें लेकर भी माणिकराव कोकाटे को लेकर अदालत में मामला चल रहा है। उनका मंत्री पद कब तक रहेगा या नहीं, ये एक सवाल जो है यहाँ पर भी मौजूद है। तो एक तरफ शिंदे हैं तो दूसरी तरफ अजित पवार हैं, और इन दोनों के साथ साथ आग में एक बार फिर से घी डालने का जो लगातार काम कर रहे हैं वो नीतीश राणे कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनकी ओर से जिस तरह से सांप्रदायिक बयान सामने आते हैं, कभी शिवाजी महाराज को लेकर, कभी मुसलमानों को लेकर, कभी औरंगजेब को लेकर, ये भी दर्शाता है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो इसका भी असर भविष्य में महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर, महाराष्ट्र में जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने मिलती है उस पर भी इसका असर देखने मिल सकता है। तो 100 दिनों का तो हमने आपको ब्यौरा दिया, लेकिन अगर इस पर देवेंद्र फडणवीस काबू नहीं कर पाए तो आने वाले 5 सालों तक ये सारी चीज़ें उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो दर्शकों, 100 दिन हो चुके हैं। आमतौर पर जो पहले 100 दिन होते हैं उस पर सरकार अपना एक बेस साबित करने की कोशिश करती है कि आने वाले 5 सालों तक वो कैसे काम करेंगे। इसे लेकर कई सारे हेडलाइन ज़रूर सामने आए, लेकिन ये जो उदाहरण आए हैं ये दर्शाते हैं कि एक कमज़ोर विपक्ष होने के बावजूद महाराष्ट्र के कम से कम पहले जो 100 दिन थे वो देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी सरकार के लिए अच्छे नहीं थे। खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर इसका असर पड़ा है। इसे भविष्य में कैसे सुधारते हैं इस पर हमारी नज़र बनी होगी, लेकिन पहले 100 दिनों का जो एक रिपोर्ट और एक बयान था वो हमने आपके सामने पेश करने की इस वीडियो में कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको ये सारे तथ्य पसंद आते हैं, तो ना केवल आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, इस चैनल का नाम है सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।